नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के, जहाँ भी, लेकिन पढ़ रहे हो। ठीक है। तो कल वाला सेशन अपना हुआ था, यूट्यूब पे अपनी क्लास का सेशन हो रहा है। ठीक है जी। और आज नाउन के मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन सोल्व करवाने का पर्पज़ ये भी है कि आपको इसके साथ साथ है ना रूल्स समझ में आ जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। सिर्फ रूल्स की अगर बात करें, अपने सिर्फ टॉपिक की अगर बात करें, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का इंटरेस्ट ना बन पाए। लेकिन ये जो तरीका है कि आपको क्वेश्चंस करवाए और क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन आपको दी, तो इसमें क्या होगा कि आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर थ्योरी तो मिल ही जाएगी, साथ साथ आपको एक प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं आपके किस तरह से एग्ज़ाम में आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की बात करें अपने, चाहे बैंकिंग की, एसएससी की, अपने एग्रीकल्चर की, एफसीआई की, तो एग्जामिनर का माइंड तो एक ही तरीके से काम करता है ना। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, थ्योरी को नोट करते रहिए। ठीक है साहब। पहला क्वेश्चन नाउन से रिलेटेड है। ठीक है। साथ साथ आपको मैं नीचे इसमें एक्सप्लेन करता रहूँगा कि रूल क्या है अपना। ठीक है साहब, शुरू करते हैं। The new taxation rates announced by the government are bound to affect the export sector। ठीक है। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है सोचने का, कमेंट करने का, बताने का कि क्या आंसर है इसमें। और जैसा कि मैं आपको कहूँ, आपके टाइम 3 सेकंड हो चुके हैं। देखो भाई, द न्यू टैक्सेशन रेट्स, ये हमारा सेंटेंस में क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट बन गया। ठीक है। द न्यू टैक्सेशन रेट्स होता क्या है, आप है ना अगर वर्ड्स को ब्रेक करना शुरू कर दोगे, ब्रेक करो वर्ड्स को, या पहले वर्ड्स के जो ग्रुप बने हुए हैं, वो जो फ्रेजेस हैं उनको ब्रेक करो, फिर सेंटेंस को ब्रेक करो, तो आपको एक आप क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि इस सेंटेंस का आंसर क्या होना चाहिए। जैसे अगर आपको सेंटेंस बनाना आ गया ना, सेंटेंस अगर आप बनाना सीख जाओगे तो उस सेंटेंस में कमी क्या है आप ये बताना सीख जाओगे। ठीक है। कमी का मतलब एरर। ठीक है। जैसे होता है ना कि जिस दिन हम ड्राइविंग सीख लेते हैं तो हम जब साथ में बैठे होते हैं एज अ पैसेंजर, तो हम ड्राइवर को उसकी गलतियां बताना शुरू कर देते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे चला, चौथा गियर लगा, पांचवा लगा, ब्रेक लगा, सामने आ गया, ये वो करते रहते हैं अपने। अगर आपको खाना बनाना अगर आता है, तो जो कोई भी दूसरा व्यक्ति है वो खाना बना रहा है, तो आप उसके खाने में कमियां निकाल दो कि इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे सेक, इसमें इतनी मिर्चें डाल, ये कर, वो कर। तो इसी तरह से अगर आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा ना, तो सेंटेंस में क्या एरर आपके वो पकड़ में आ जाएगी। ठीक है। तो थोड़ा डिटेलिंग के साथ ही देखेंगे ताकि आपको कुछ मजा आए, इस सेशन के अंदर कुछ नया सीखने को मिले। द न्यू टैक्सेशन रेट्स, ये होता है जी नाउन। ठीक है। इसको वैसे कंपाउंड नाउन कह सकते हो टैक्सेशन रेट्स को। न्यू क्या हो गया, एडजेक्टिव, और द क्या है, डिटर्मिनर। अब देखो रूल ये होता है कि नाउन, नाउन की स्पेशलिटी कौन बताएगा, एडजेक्टिव। ठीक है। और एडजेक्टिव से पहले अगर आया, डिटर्मिनर जो है वो एडजेक्टिव से हमेशा पहले ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिख सकता हूँ अ बॉय, अ बॉय मैंने ये लिख दिया, तो अ बॉय के अंदर बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बॉय को गिन सकते हैं, गिनो ही गए, नापेंगे तोलेंगे थोड़ी ना, बात हुई थी पहले भी इस पे। ये है डिटर्मिनर, ऑल्सो नोन एज आर्टिकल। तो ये डिटर्मिनर होता है, डिटर्मिनर का ही हिस्सा है आर्टिकल। ठीक है। तो एक आर्टिकल या डिटर्मिनर का आना जरूरी है नाउन के लिए। ठीक है जी। आप कहते हो कि एक लड़का, नहीं नहीं, एक अच्छा लड़का, तो वो क्या बनेगा, अ गुड बॉय। नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, डिटर्मिनर अभी भी सबसे पहले ही पड़ा है, ये रहा डिटर्मिनर। फिर आपको अच्छा और क्या चेंज कर सकते हैं, देखो और चेंज करें थोड़ा सा। ये देखो, अ वेरी गुड बॉय। अब क्या हुआ, नाउन, एडजेक्टिव, ये डिटर्मिनर, बीच में कौन आ गया, एडवर्ब। इवन अगर एडवर्ब भी आया तो उससे भी पहले डिटर्मिनर ही आएगा, डिटर्मिनर आएगा, डिटर्मिनर ही नहीं, सॉरी, डिटर्मिनर अगर आया तो वो एडवर्ब से भी पहले आएगा। तो ये सीक्वेंस इनका फिक्स रहता है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और डिटर्मिनर। अब ये आपको पता है, जैसे यहाँ पे देखो
डिटर्मिनर नाउन के लिए आया, यहाँ पर भी डिटर्मिनर नाउन के लिए आया, यहाँ पर भी डिटर्मिनर नाउन के लिए आया, एडजेक्टिव नाउन के लिए आया, एडजेक्टिव नाउन के लिए आया, लेकिन एडवर्ब किसके लिए आया? ये एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव के लिए आया है। एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव के लिए आया है, ये एडवर्ब नाउन के लिए नहीं आया, ये आपको समझना होगा। ठीक है, तो इस लाइन को अपने समझ गए ग्रामेटिकली कि आर्टिकल द या डिटर्मिनर द किसके लिए आया है? टैक्सेशन रेट्स के लिए आया है। न्यू जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव किसके लिए आया है? ये भी इसके लिए आया है। तो चलिए, ये तो ठीक हो गया। अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। इसके अंदर क्या एरर है? देखिए क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पर। इफेक्ट जो है ना वो अपनी एरर है यहाँ पे। इफेक्ट एरर कैसे है अभी आपको बता देते हैं। टू जो होता है ना, एक बेसिक रूल होता है, साथ में इसको समझना। रूल्स जो है वो साथ साथ चलते रहेंगे। क्या कहता है अपना रूल? आपको ये याद रखना है, लेट काइंडली प्लीज let kindly please to do और कोई भी मॉडल। इनके बाद जब भी अगर आप वर्ब का यूज करोगे तो वो हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में होगी। मैक्सिमम केसेस में वर्ब जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में ही यूज होगी। लेट काइंडली प्लीज, टू डू और मॉडल। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए टू है, वैसे तो टू प्रीपोजिशन है, टू जो है वो प्रीपोजिशन होगी अपनी, लेकिन टू के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। जैसे ये टू है ना, टू के बाद में इफेक्ट जो आया है तो वो टू के बाद में इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इफेक्ट नाउन होता है। इफेक्ट जो है वो नाउन होता है। हमें टू के बाद V1 लगाना है, तो टू के बाद में आप वर्ब लगाओ, अफेक्ट लगाओ। ठीक है जी। इफेक्ट जो है वो वर्ब है, अफेक्ट जो है वो अपना वर्ब है। इफेक्ट जो है वो नाउन है, इफेक्ट नाउन है और अफेक्ट वर्ब है, और हमें टू के बाद क्या लगाना है? वर्ब लगानी है। ठीक है जी। तो ये अपना सी पोर्शन में एरर है। साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी दे रहा हूँ इसके अंदर, तो दोनों को ही समझना है आपने। ओके जी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए कवि की कल्पना क्या कह रहे हैं यहाँ पे। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। देखिए भाई इसमें क्या एरर है? द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। ये जो वर्ड है ना सीनरीज, सीनरीज जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल होता है। सीनरीज, कुछ वर्ड्स हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, सीनरीज नहीं होता। सीनरी का एक सिनोनिम होता है स्पेक्टेकल। इंफॉर्मेशंस नहीं होता, इंफॉर्मेशन ही रहता है। ठीक है। एडवाइस, एडवाइस है, ये एडवाइस नहीं है। ये नाउन है। अगर आप इसको ऐसे लिख देते ना, एडवाइस अगर आप इसको लिख देते तो ये वर्ब बन जाता। अब ये नाउन है, और कैसा नाउन है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है जी। इसके अलावा नॉलेज की बात करें अपने, नॉलेज, वेस्टेज, लगेज, बैगेज। ठीक है। इसके अलावा वर्क और वर्ड। हालांकि वर्ड प्लूरल भी होता है तब वो शब्द होता है, और ये यहाँ पे सिंगुलर है ना, तो इसका मतलब होता है वचन। ठीक है। जब ये अनकाउंटेबल होता है कि कोई व्यक्ति अपने वचन का पक्का है, ही इज द मैन ऑफ हिज वर्ड। वर्ड्स नहीं होगा। ठीक है। वर्क का मतलब हो गया काम। आप 6 कामों से आए हो ऐसा तो नहीं बोलते, तो 6 काम से आए हैं ये भी नहीं बोला जाता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल 1 2 3 4 5 नहीं होते हैं, अनकाउंटेबल तो सिंगुलर ही रहता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सिंगुलर बोल रहा हूँ, सिंगल नहीं। सिंगल का मतलब एक, सिंगुलर का मतलब एक वचन। सिंगुलर जो वर्ड है वो ग्रामेटिकल टर्म है, सिंगल जो वर्ड है वो मैथमेटिकल टर्म है। ठीक है। जैसे आप में से कई अभी सिंगल है, सिंगुलर नहीं है, एक वचन नहीं है वो। ठीक है। सिंगल है। और यूट्यूब में अभी जब क्लास चलती है तो उसमें प्लूरल होने की पूरी कोशिश करते रहते हैं, जो भी है बीच में हाय हुए लिखते रहते हैं, हेलो बोलते रहते हैं, जानते हैं नहीं फिर भी। चलो भाई इसमें देखते हैं क्या है इसके अंदर। द सीनरीज, द सीनरीज की जगह क्या होगा? सीनरी होगा। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, और सीनरी का मतलब होता है नज़ारा।
ठीक है जी। अब इस बात को समझना, हम लोग जब मार्केट में जाते हैं कोई गिफ्ट वगैरह देने के लिए किसी को, किसी के बर्थडे वगैरह पे, तो दुकानदार को जाके बोलते हैं ना कि भाई साहब एक सीनरी पैक कर दो, तो वहाँ पे हमारी ग्रामर जो है वो गलत हो गई है। आपने बोल दिया उसको कि भाई साहब सीनरी पैक कर दो। सीनरी का मतलब क्या हुआ? नज़ारा। या फिर आपने उसको ये बोला कि एक सीनरी दिखाना, पैक करना है, वो गिफ्ट के लिए देना है एक सीनरी, आप कहते हो सीनरी दिखाना। सीनरी को हिंदी में क्या कहते हैं? नज़ारा। तो आपने क्या कहा? भैया नज़ारा दिखाना। ठीक है, तो वो हो गया गलत, ग्रामेटिकल टर्म वो गलत हो जाएगी यहाँ पे। सीनरी जो है उस दृश्य को, उस व्यू को बोलते हैं जो कि अनकाउंटेबल है। आपने वहाँ पे शो पीस पैक करवाया है, सीनरी पैक नहीं करवाई है। ठीक है जी, ग्रामर गलत यूज हो रही है वहाँ पे। ये सब के सब अनकाउंटेबल है भाई, इनको याद रखना। ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, सीनरी, स्पेक्टेकल, इनमें क्या है कि कई ऐसे वर्ड है जिनके साथ में एस या एस आप लगा दोगे ना, तो या तो उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा या फिर वो गलत हो जाएंगे। जैसे सीनरीज गलत हो गया, ठीक है। स्पेक्टेकल्स अगर कर दोगे, एस लगा दोगे, उसका मतलब हो जाएगा चश्मा या चश्मे, वो प्लूरल होता है, ग्लासेस का सिनोनिम होता है। ठीक है, स्पेक्टेकल्स जो है वो ग्लासेस का सिनोनिम है। ठीक है, वर्क्स अगर आप कर दोगे, वर्क्स इसके साथ में एस या एस लगा दिया, तो वर्क्स का मतलब होता है लिटरेचर। ठीक है, वो लिटरेचर हो जाएगा। एडवाइसेस अगर आपने कर दिया तो उसका मीनिंग होता है इन्फॉर्मेशन, बात वहीं की वहीं आ जाएगी घूम फिर के। ठीक है जी, तो अपना ए में एरर हो गई, सीनरी आएगा। दूसरा देखो भाई, बहुत ही प्यारा रूल है ये वाला। तो यहाँ पे लिखा है द टेबल्स लेग्स हैव बीन एलेबोरेटली कार्व्ड। ठीक है, एलेबोरेटली का मतलब, कार्व्ड का मतलब क्या हुआ कि इसको बड़े ही अच्छे तरीके से कार्व्ड या सांचा गया, काटा गया है, बनाया गया है। वो जो अपने तराशते ना, तराशने को कार्व्ड बोलते हैं। अब ये देखो, आपको ये पता है कि सेंटेंस की बेसिक फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, कि अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपने पास में वर्ब आती है। सब्जेक्ट आपको दिख रहा है इस सेंटेंस में है लेग्स। लेग्स जो है वो प्लूरल है, प्लूरल के हिसाब से यहाँ पे कर दिया हैव। ठीक है, तो अपने को लगेगा कि ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो गया, लेकिन गड़बड़ ये है कि ये सेंटेंस अपना यहाँ पे गलत है। इसमें एरर क्या है? द टेबल्स लेग्स। द टेबल्स लेग्स की जगह क्या आएगा यहाँ पे? द लेग्स ऑफ टेबल। द लेग्स ऑफ टेबल आएगा यहाँ पे। अब अपने बात कर लेते हैं कि द लेग्स ऑफ टेबल क्यों आएगा, इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे है एपोस्ट्रोफी एस। किसी भी नाउन के साथ, आप इस रूल को समझना, किसी भी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे तो वो आपको बताएगा पोजेशन के बारे में। समझना इसको, किसी भी नाउन के साथ अगर आपने एपोस्ट्रोफी एस लगाया तो आपको क्या बताएगा? पोजेशन बताएगा। पोजेशन का मतलब क्या होता है? वैसे तो पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, ठीक है, और ऐसे भी इसका मतलब अधिकार ही होता है, आपको याद रखना है। एपोस्ट्रोफी एस नाउन के साथ आपको क्या बताएगा? पोजेशन। लेकिन अगर ये पोजेशन जो है ना थिंग्स के लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए पोजेशन थिंग्स के लिए होता है। अगर आपने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किसी नाउन के साथ में किया और इसके बाद में जो आ रहा है वो कोई लिविंग आ रहा है, तब ये क्या बताएगा आपको? रिलेशन। अभी समझते हैं इस बात को, रिलेशन। ठीक है, ये लिविंग्स के लिए आता है, देखना कैसे। एग्जाम्पल देखो, पोजेशन वाला केस, अगर मैं लिखता हूं मोहन्स कार, और अगर मैं लिखता हूं मोहन्स सन, दो हो गए अपने पास में, मोहन्स कार और मोहन्स सन। इन दोनों में से कमेंट करके बताना कि इन दोनों में से पोजेशन किस में, रिलेशन किस में है। सोचने वाली तो बात ही नहीं होगी इतनी, फटाफट कमेंट कर देना ढंग से इसके अंदर, पोजेशन किस में और रिलेशन किस में है। चलो भाई, मोहन्स कार, इस सेंटेंस के अंदर बात करें, कार नॉन लिविंग है और ये मोहन्स जो है नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी एस हो गया। अच्छा ये भी याद रखना, नाउन के साथ में एपोस्ट्रोफी एस जब भी लग जाता है तो ये क्या बन जाता है जी? ये एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, मैं कह दूं कि मोहन्स कार नीड्स रिपेयरिंग। ठीक है, मोहन्स कार नीड्स रिपेयरिंग, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन हुआ? अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया मोहन्स कार नीड्स रिपेयरिंग, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन हुआ? मोहन या कार? रिपेयरिंग किसको चाहिए, मोहन को या कार को? कार को चाहिए ना रिपेयरिंग। धुआं कौन दे रहा है, मोहन या कार? मोहन तो नहीं देगा, कार धुआं दे रही है, तो रिपेयरिंग उसको चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और ये हमारा एडजेक्टिव हुआ, और ये आपको यहाँ पे क्या बता रहा है? नॉन लिविंग के साथ में ये आपको पोजेशन बता रहा है। क्या बता रहा है? पोजेशन। अगर आपने ऐसे लिखा मोहन्स सन, तो ये क्या बता रहा है आपको? रिलेशन। रिश्ते में पुत्र लगेगा, रिश्ते में कार लगेगी? रिश्ते में तो कार नहीं लगती ना अपनी,
रिश्ते में बेटा लगेगा, तो वो रिलेशन हो गया और ये पोजेशन हो गया। अब इस बात को समझना कि जो एपोस्ट्रोफी एस है ना, ये लिविंग नाउन के साथ में आता है, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस जो है वो लिविंग नाउन के साथ में आता है। अगर आप नॉन लिविंग के साथ में लगाओगे तो दो ही केस के अंदर आता है, नॉन लिविंग के साथ सिर्फ दो केस के अंदर आता है। या तो उस नाउन को, उस नॉन लिविंग नाउन को आप कर दो पर्सोनिफाई, ठीक है। नॉन लिविंग नाउन को आप क्या कर दो, पर्सोनिफाई या पर्सोनिफिकेशन कर दो, पर्सोनिफिकेशन हो जाए उसका। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, उसका सजीवीकरण कर दो, सजीवीकरण कर दो आप उसका। जैसे धरती माता अपने बोलते हैं ना, तो इसका मतलब अर्थ को, धरती को हमने सजीवीकरण करके धरती माता बोल दिया, ठीक है। ये मतलब होता है सजीवीकरण का। एक छोटा सा एग्जांपल ये भी कि जो जानवर होते हैं वो नॉन लिविंग के अंदर माने जाते हैं ग्रामर के अंदर, हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पेटा वाले आ जाएंगे। ये जो है जानवर को नॉन लिविंग के अंदर ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर के अंदर माना जाता है। लेकिन अगर वही जानवर पालतू हुआ ना, पेट हुआ, तो उसको पर्सोनिफाई हो जाएगा फिर वो, ठीक है। वो पालतू होते ही क्या होगा कि पालतू है तो उसका नाम भी हो जाएगा। कि जैसे मान लो आपके पास कोई डॉग है, कोई कुत्ता है आपके पास, उस कुत्ते का आपने नाम रख दिया, और फिर आपको ये भी पसंद नहीं है कि आपके कुत्ते को कोई कुत्ता कहे, क्योंकि उसका आपने पर्सोनिफिकेशन कर दिया, उसको आपने सजीवीकरण कर दिया कि मेरे कुत्ते को कुत्ता मत कह, ये भी बोल देते हो, आप नाराज हो जाते हो, है ना। दोस्त छोड़ दोगे, कुत्ता नहीं छोड़ोगे, ठीक है जी। हालांकि बात एक ही रहती है। और खैर आगे देखते हैं इसमें बात अपने, अदरवाइज मत ले जाना इसको। और फिर इसके अंदर कहीं स्ट्राइक मार दो वीडियो पे, ऐसा मत करना भाई, पढ़ लो ढंग से। पर्सोनिफिकेशन करने पे आप उस नॉन लिविंग के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता दिया, जैसे धरती माता बोल देते हैं अपने, ठीक है। सूर्य का तापमान बोल देते हैं, तो सूर्य है तो नॉन लिविंग ना, और वो उसको आपने पर्सोनिफिकेशन कर दिया। लेकिन नॉन लिविंग जो होता है ना, अब चलो खैर इसमें बताना ये गलत क्यों हुआ। टेबल स्लैग, टेबल जो है वो नॉन लिविंग है ना, टेबल नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगाया, तो इसमें आपने क्या बताया, ये इसका रिश्ते में टांग लगती है क्या, ये तो नहीं हो पाएगा। या फिर इसका पोजेशन है कि इस टांग को ये मेज खरीद के लाया था, ये भी नहीं है। लेकिन ये तो है ना कि ये जो टांग है इस मेज का हिस्सा है, हिस्से के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑफ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेग्स ऑफ टेबल होगा, ये याद रखना, हिस्से के लिए आपको लेग ऑफ टेबल करना पड़ेगा। आगे देखते हैं इसमें, देखो भाई अगला है, माई हाउस इज नॉट फार फ्रॉम हेयर, इट इज अ स्टोन्स थ्रो या अ स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस। ये सिंपल सा है, मैंने अभी आपको बताया, अभी जस्ट बताया ये कि फ्रेज के अंदर आप नॉन लिविंग के साथ में एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो। जो जिसको ये रूल ढंग से नहीं पता होगा वो क्या करेगा, स्टोन, स्टोन मतलब नॉन लिविंग, नॉन लिविंग का मतलब हो गया एपोस्ट्रोफी एस इसके अंदर नहीं आएगा, तो इसको वो कर देगा गलत। जबकि ये है फ्रेज, ईडियम फ्रेज वाली होती है ना, ये फ्रेज है, फ्रेज के अंदर एपोस्ट्रोफी एस का यूज नॉन लिविंग के साथ में कर सकते हो। तो इसका मतलब ये इसमें सेंटेंस में गड़बड़ क्या है, कोई गड़बड़ नहीं है, नो एरर वाला है ये, ठीक है। लो भाई आगे देखते हैं इसके अंदर। आगे कहता है कवि की कल्पना क्या है, देखो, द प्राइम्स मिनिस्टर इज गोइंग टू एड्रेस द पीपल ऑफ इंडिया ऑन 15th अगस्त रेड फोर्ट इन दिल्ली। अरे सिंपल सा है, इसको तो कोई भोंगड़ भी सही बता देगा कि इसके अंदर क्या गड़बड़ है, बता सकते हो बिल्कुल। आप लोग तो बता ही दोगे, आप तो इंटेलिजेंट हो सभी के सभी, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ कि कोई भी बता देगा, तो आप लोग तो अबव एवरेज हो, जो 5वें क्वेश्चन तक पहुँच गए हो इंग्लिश के। कई तो छोड़ के ही चले गए होंगे क्योंकि उनको तो जन्म से इंग्लिश आती है। द प्राइम्स मिनिस्टर, ये गलत है भाई, प्राइम्स मिनिस्टर नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर होता है, क्योंकि कंपाउंड नाउन है, क्योंकि क्या है, कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ लो कि कंपाउंड नाउन का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा नाउन मिलके एक नाउन बनाते हैं तो उसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जैसे अपने बोले कमांडर इन चीफ, या फिर मैं कह दूं अटॉर्नी जनरल, ये कंपाउंड नाउन होते हैं, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर, ये कंपाउंड नाउन का केस बनेगा, ठीक है। हालांकि प्राइम को बहुत बार अपने प्राइम को एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइम का मतलब प्रमुख भी होता है, प्राइम का मतलब प्रमुख होता है, तो इसको एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। और अगर इस रूल के हिसाब से भी देखिए, अगर आप इसको
एडजेक्टिव बना के देखते हो, होता भी है, एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है ये, तो क्या होगा कि एडजेक्टिव के साथ में एपोस्ट्रोफी एस तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो दोनों ही केसेस के अंदर ये गड़बड़ है, इसमें एरर अपने को मिल चुकी है। अगला देखते हैं। मिस्टर मेहरा गेव मी 2 important informations I had been waiting for the previous 6 months। लो भाई, ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, हाँ, इसके बारे में मैंने अभी कई सारे आपको वर्ड्स लिखवाए थे, कौन से अनकाउंटेबल होता है। वीडियो को पीछे करके वापस से देख सकते हो, वहाँ पे वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके उसको लिख लेना कौन से है। 2 important informations, ये लाइन जो है ना ये गलत हो जाएगी अपने पास, क्योंकि सॉरी इन्फॉर्मेशंस तो होता ही नहीं है, अनकाउंटेबल होता है, इनके साथ में SCIS लगाना नहीं है। तो इसको सही कैसे करें फिर, क्योंकि 2 अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिली है 2 अलग अलग जगह से, तो इसको सही भी करना है और सही करना है, इन्फॉर्मेशंस भी नहीं करना। तो क्या करें यहाँ अपने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, 2 important pieces of information, 2 important pieces of information। अब ये देख लो भाई, 2 important pieces of information हो गए। अब इसके जैसे और भी वर्ड है जिसके साथ में pieces लगता है, ठीक है, वो मैं इसके बाद सारे ही लिख देता हूँ। 2 important pieces of information, ये लो भाई, इसको ऐसे लिख देते हैं अपने, 2 important pieces of information। और कौन कौन से वर्ड है जिसके साथ में SCIS नहीं लगेगा लेकिन पीसेस वर्ड लग सकता है, वो कौन सा होता है, एडवाइस। इसके अलावा अगर ऐसा होता है ना, 2 important pieces of advice, 2 important pieces of knowledge, important pieces of work, है ना, ऐसे अपने बोलते हैं। स्कूल टाइम में एप्लीकेशन लिखते थे जब, an urgent piece of work ऐसे लिखते थे, an urgent piece of work ऐसे एप्लीकेशन में लिखते थे अपने। तो वो एन अर्जेंट ये किसके लिए आया, पीस के लिए आया। ऑफ के बाद में वर्क आया तो ये तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एन जो है वो पीस के लिए आया, अर्जेंट जो है वो भी पीस के लिए आया। एक ही जगह एन किसकी वजह से आया, वो अर्जेंट की वजह से आया। अर्जेंट की वजह से एक ही जगह एन आया है, ठीक है। लेकिन आया किसके लिए है, पीस के लिए, ठीक है। आया किसके लिए, मैंने बताया था अभी, डिटर्मिनर किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। लेकिन इसके जस्ट बाद में वोवल साउंड है, तो वोवल साउंड की वजह से एक ही जगह एन आ जाएगा। ये याद रखना, इनको भी याद रखना जो यहाँ पर लिखे हैं अभी। अगला देखते हैं। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। फर्नीचर्स नहीं होता भाई, फर्नीचर्स की जगह आपको याद रखना है फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता, ठीक है। ऑल द न्यू, फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा। फिर आप कहोगे ऑल द न्यू फर्नीचर होगा तो फिर हैव का हैज करो, तो आप इससे बढ़िया क्या करो, ऑल द न्यू नहीं है ना, फर्नीचर है अकेला, ठीक है। ऑल द फर्नीचर हैज कर दो इसको आप, ठीक है। सारा इसी में आया तो इसी को आप हैज कर दो। आगे देखो, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग क्या है, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस एनचांटेड मी। एनचांटेड का मतलब होता है सम्मोहित कर लेना, ठीक है। सराउंडिंग नहीं होगा, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स होता है, सराउंडिंग्स। सराउंडिंग तो वर्ब होती है भाई, वर्ब के साथ में आईएनजी, सराउंडिंग घेरना, सराउंड घेरने का आईएनजी फॉर्म है ये। जबकि सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास का वातावरण, वो होता है सराउंडिंग्स, ठीक है जी। चल ले, हाँ जी। अगला है, मिस्टर मेहता हैड बीन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज फॉर द लास्ट 10 years। डायबिटीज होगा भाई, डायबिटीज तो होता ही नहीं है, इसको तो आप वैसे ही सही कर दोगे, क्योंकि डायबिटीज नाउन होता है, और नाउन कौन सा, नेम होता है। किसका नेम है, बीमारी का नाम है। तो किसी का भी नाम हो, मैंने आपको बताया था पहले, दोबारा सुन लेना, नाम जो होता है वो हमेशा सिंगुलर रहता है। डायबिटीज बीमारी का नाम है, बीमारी के नाम हो उसमें अपने दोस्त का नाम मत लिख देना कि सबसे बड़ी बीमारी तो यही है। तो डायबिटीज बीमारी का नाम है, नेम हमेशा सिंगुलर रहता है, ठीक है, याद रहेगा आपको ये।
जैसे अगर आपने मैथमेटिक्स भी लिख दिया तो भी ये सिंगुलर है, मैथमेटिक्स अगर लिखा है। आपने अपना फेवरेट सब्जेक्ट अगर फिजिक्स ये लिख दिया तो ये भी सिंगुलर है। इंग्लिश मत कर देना भाई, वो इंग्लिश होता है, ठीक है जी। आपने अगर कर दिया एथिक्स सब्जेक्ट का नाम किया तो ये सिंगुलर है। स्टैटिस्टिक्स ये भी सिंगुलर है। तो किसी भी नाम के साथ में एस या एस लगाओ तब भी वो सिंगुलर रहता है। अब किसी का नाम विकास हो गया तो क्या ये कहते हो कि प्लूरल हो गया ये, क्योंकि उसके नाम के एंड में एस आया हुआ है। तो ऐसा गलता मत करना भाई, गलती नहीं गलता होगी फिर ये। आगे देखो, आगे क्या कहता है, कवि की कल्पना देखिए आगे। इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ कॉफी 5 times a day। देखो भाई, कप्स फुल नहीं होता, ये होगा कप फुल्स, हैंड फुल्स, स्पून फुल्स। जिनके पास सब कुछ है उनको कहते हैं हैव्स। अगर आप हैव को नाउन की तरह यूज करते हो तो जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको कहेंगे हैव नॉट्स। इन चीजों को याद रखना, ठीक है, रखोगे, याद रखने पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। अगला देखो, 3 summons have been issued by the session court but the police officer hasn't turned up। समन्स सिंगुलर होता है, ऑलरेडी सिंगुलर है समन्स जो है ना, वो सिंगुलर ही है। आप समन्स की जगह इसको लिखोगे प्लूरल करने के लिए, समन्स को क्या लिखोगे आप, समन्सेज। प्लूरल करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा आपको, समन्सेज, ठीक है जी। चलिए, We don't think it is your house, it is somebody's else। देखो भाई, एपोस्ट्रोफी एस का एक रूल और होता है, मैंने आपको बताया था एपोस्ट्रोफी एस हमेशा नाउन के साथ में आता है। और किस तरह के नाउन के साथ में आता है, वो नाउन जीता जागता होना चाहिए, ठीक है, मतलब ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। ग्रामर इंग्लिश की ये बोलती है कि इंसान के अलावा कोई भी, ह्यूमन के अलावा कोई भी लिविंग नहीं है, सब नॉन लिविंग होता है। जबकि समय समय पर इस रूल को वो झूठा भी साबित कर देते हैं खुद ही। हमें तो अंग्रेज़ों के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए और अपने सिलेबस में भी लगवा दी है। अब मैं ज़्यादा अंग्रेजी की बुराइयां करूँगा नहीं, क्योंकि मैंने तो इसी की खानी है, ठीक है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही, आपके पास और कोई इलाज नहीं है। अब अपने बात करें समबडीज एल्सेस की, या फिर मैं आपको ये कहूँ एपोस्ट्रोफी एस का रूल ये होता है कि चाहे ये किसी भी नाउन के साथ में, किसी भी चीज़ के साथ में लगे, इवन चाहे वो कंपाउंड नाउन हो, ये हमेशा उस वर्ड के एंड में लगेगा। जैसे मैं कह दूं कि कमांडर इन चीफ लिखा है तो एपोस्ट्रोफी एस यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, एंड में कौन है, चीफ है, तो एपोस्ट्रोफी एस यहाँ आ जाएगा। समबडी एल्सेस होगा ये, किसी और का, ठीक है, समबडी एल्सेस। अरे क्या बन गई, समबडी एल्सेस, समबडी एल्सेस, ठीक है, किसी और का। मैं किसी और का हूँ फिलहाल, वो वाला किसी और का है ये, ठीक है। मैं somebody else's का हूँ फिलहाल, वो आपको इंग्लिश में ये कहना चाहता था, आपने सुना नहीं, somebody else's। आगे देखो, the tables wood, ये मैं बता चुका हूँ आपको, the wood of table होगा, सही कर लेना इसको, the wood of table। अरे चल जा, ये क्या होगा, the wood of table। लो आगे बढ़ते हैं। गुलीवर्स ट्रेवल्स, बुक है, बुक का नाम है, नाम को सही कर दो। किसका ट्रैवल था, गुलीवर का था, तो एपोस्ट्रोफी एस इधर आएगा, इधर नहीं आएगा, गुलीवर्स ट्रेवल, ठीक है, बुक का नाम है। आगे, वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, ये जो वर्ड मैंने अभी बोले क्या है इसमें, वन ऑफ, नन ऑफ, वन, नन, ईच, आइदर, नाइदर। इसके बाद में जब भी ऑफ आएगा फिर कोई ना कोई डिटर्मिनर आता है, फिर नाउन आएगा, और वो नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है, ठीक है। और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, और पोजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर वाला ही आता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, याद रखोगे, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। इसके बाद में नाउन, डिटर्मिनर, ए, एन, दा वगैरह कुछ भी, सम, एनी, मैनी,
इनमें से कोई भी, फिर उसके बाद में जो नाउन आएगा वो अपना प्लूरल आएगा, ये आपको याद रखना है। तो क्या बनेगा इसके अंदर, वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीव की जगह क्या करोगे आप, बिलीव्स कर देना इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन हुए अपने कुछ, एक क्वेश्चन के साथ साथ अपने क्या हो गया, क्वेश्चंस के साथ साथ आपने कुछ रूल्स को समझ लिया, ठीक है। अब ऐसे ही करेंगे अपने कि मैं आपको क्वेश्चंस करवाता रहूंगा और क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको ऐसे रूल्स करवाता रहूंगा, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रूल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट करके, जो नीचे जो कमेंट वाला सेक्शन होता है वो लाइव चैट वाला नहीं, कमेंट करके भी, लाइव चैट वाले में भी चाहे आप, लेकिन कमेंट करके भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, कोशिश करेंगे उन डाउट्स को क्लियर करने की, ठीक है जी। और ये भी हो सकता है कि अगली क्लास में आपके उन डाउट्स को हम लेके चलें। तो कल फिर मिलेंगे इसी समय यूट्यूब पर, या जो भी अपनी वीडियो का जो लोकेशन रहेगी अपने वहाँ पर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।